हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेमबो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए साइंस। हम क्या पढ़ रहे हैं? रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए हम पढ़ रहे हैं साइंस। साइंस में हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। अब हमने शुरू कर दी है केमिस्ट्री। तो आज हमारी केमिस्ट्री की दूसरी क्लास है और हम पढ़ रहे हैं क्या? द्रव और उनके गुण। तो कल हम द्रव का या पदार्थ, द्रव्य या पदार्थ का वर्गीकरण कल हम देख चुके थे। रसायन विज्ञान की परिभाषा देखी थी, रसायन विज्ञान के पाठ देखे थे, कितने भागों में उनको बांटा गया है। तो ये सब चीज़ें हम कल पढ़ चुके थे। तो आज हम द्रव्य के कौन से जो भौतिक अवस्थाएं हैं, कौन सी जो पदार्थ की जो भौतिक अवस्थाएं हैं, उनका वर्गीकरण आज हम पढ़ने वाले हैं। तो पदार्थ की जो का वर्गीकरण कितने दो भागों में किया गया था। कल हमने देखा कितने दो भागों में किया गया था। कितने भागों में? दो भागों में। एक कौन सा? भौतिक अवस्था, कौन सी? भौतिक वर्गीकरण। और दूसरा कौन सा? रासायनिक वर्गीकरण। तो आज हम कौन सा? रासायनिक भौतिक वर्गीकरण देखने वाले हैं। भौतिक वर्गीकरण को बांटा गया था तीन भागों में, ठोस, द्रव, गैस। कितने? तीन भागों में बांटा गया था। रासायनिक वर्गीकरण को कितने में? दो भागों में, शुद्ध और मिश्रण में। तो फिर शुद्ध को बांटा गया था तत्व यौगिक को, यौगिक में। तो यौगिक को बांटा गया धातु, अधातु, उपधातु। फिर जो यौगिक था उसमें कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। फिर जो मिश्रण वाला भाग था उसको बांटा दो भागों में, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। तो इस तरीके से बांटा गया था। तो आज हम देखने वाले हैं द्रव्य पदार्थ, द्रव्य या पदार्थ का वर्गीकरण। कौन सा? भौतिक वर्गीकरण। क्या देखने वाले? आज हम देखने वाले भौतिक वर्गीकरण। तो भौतिक वर्गीकरण पदार्थ को कितने? तीन रूपों में बांटा गया। कितने रूपों में? तीन रूपों में या तीन भागों में। तो कौन? ठोस, द्रव और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। तीन अवस्थाओं में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया, वर्गीकृत किया गया है। तो हम समझते हैं। ठोस, द्रव और गैस को हम समझते हैं। ठोस क्या होते हैं? ठोस किसे कहते हैं? हम सब लोग जानते हैं, सबने देखा होगा। ठोस, द्रव, गैस सब लोग देखते हैं, सब लोग देखा होगा, सब लोगों ने देखा है। तो ठोस किसे कहते हैं? ठोस की परिभाषा सामान्य रूप से क्या होगी? ठोस कैसे होता है? ठोस कैसा? ठोस होता है। तो ठोस में क्या? ठोस का एक क्या होता है? आकार निश्चित होता है। ठोस का क्या होता है? एक आकार निश्चित होता है। ठोस का क्या होता है? एक आकार होता है। क्या होता है? ठोस का क्या? आकार होता है। ठोस क्या होते हैं? पहले उदाहरण से समझिए कि ठोस क्या होते हैं। सब लोगों ने क्या देखा होगा? अपने पास ईंट देखी होगी। सब लोगों ने ईंट, जिससे क्या घर बने हों, क्या? ईंट, ईंट को देखा होगा। या हम लोग पढ़ते हैं तो सबने क्या? रबर देखी होगी। क्या? रबर। ईंट और रबर दो एग्जाम्पल लेते हैं, इससे समझते हैं और भी चीज़ें इससे समझ में उन्हें में आसानी होगी, और भी चीज़ें हम इससे समझेंगे। तो ईंट देखी होगी सब लोगों ने। तो ईंट कैसी होती है? एक तो क्या होती है? ठोस होती है। क्या होती है? ठोस होती है। या कैसी? मजबूत होती है। इसका आकार क्या? ईंट का क्या होता है? एक आकार होता है। क्या होता है? एक आकार होता है। एक आकार होता है। तो उस आकार का क्या होगा? एक आयतन भी होगा। क्या होगा उसका? आयतन भी होगा। जब आकार है, ठोस है, तो आयतन भी होगा। आयतन क्या होता है? जो त्रिविमीय होता है। आयतन क्या होता है? त्रिविमीय होता है। तीनों ओर की माप होती है, उसे आयतन कहते हैं। तो आकार भी होता है, आयतन भी होता है। ये क्या होता है? ठोस होता है। तो जैसे ईंट क्या है? ईंट क्या है? एक ठोस है। तो ठोस की परिभाषा क्या कहेंगे? ठोस पदार्थ एक क्या होता है? निश्चित आकार एवं आयतन होता है। ठोस पदार्थ का क्या होता है? एक निश्चित आकार एवं आयतन होता है। उन्हें क्या कहते हैं? ठोस। उदाहरण में ईंट हो गया, रबर हो गई, पेन हो गया, टेबल हो गई, कॉपी हो गई, चीनी हो गई, नमक हो गई। ये सब क्या है? ठोस है। ठोस पदार्थ में क्या होता है? जो ठोस पदार्थ के जो अणु होते हैं वो परस्पर कैसे होते हैं? सदृढ़ आकर्षण बल होता है। इनमें ठोस जो होते हैं, ठोस पदार्थ में आकर्षण बल कैसा होता है? सुदृढ़ होता है। या जो उनका क्या होता है? बहुत सघन होते हैं। कैसे होते हैं? ठोस कैसे होते हैं? ठोस में कि जो अणु होते हैं वो क्या? बहुत पास पास होते हैं। ऐसे चित्र बना के देखते हैं, ठीक है। ठोस के अणु कैसे होते हैं? बहुत ही सघन होते हैं। तो ये क्या? ठोस के अणु ऐसे इतने पास पास होते हैं, ठीक है। ये होगा ठोस। और जब द्रव आएगा तो द्रव के अणु कैसे होंगे? द्रव के तीनों को एक साथ समझते चलते हैं, ठीक है।
द्रव के अणु समझ लेते हैं, एक एक को ही समझते हैं, ठीक है, फिर समझिए। तो इसमें इसके कैसे अणु बहुत ही पास पास होते हैं, तो इनका जो आकर्षण बल होगा वो कैसा होगा, घनिष्ठ होगा, क्या होगा, मजबूत होगा, या अधिक मजबूत होगा, क्या होगा, अधिक मजबूत होता है इनमें। अब जब ये ठोस है तो इनको क्या होगा, यदि इनको खींचा जाए या इसको किसी से पीटा जाए तो ये क्या होगा, टूट जाएगा। एक एक स्थिति तक तो ये क्या करेगा, सहन करेगा, क्या करेगा, एक स्थिति तक सहन करेगा, आराम से ठोकेंगे पीटेंगे तो क्या करेगा, सहन करेगा। जब जोर से इसको ठोका जाएगा पीटा जाएगा तो ये क्या होगा, टूट जाएगा, क्या होगा, ईंट को ईंट क्या होगी, टूट टूट जाएगी। तो ये जो ठोस पदार्थ होते हैं इनमें क्या होता है, इनमें संपीड़ितता नहीं होती, क्या होती है, इनमें संपीड़ितता नहीं होती। जो बाह्य बल लगाते हैं तो क्या होता है, ये टूट जाते हैं। इनका घनत्व जो होता है वो कैसा, उच्च घनत्व होता है। इनका घनत्व कैसा होता है, घनत्व कैसा होता है, इनका उच्च घनत्व होता है। अब जो इनके अणुओं के जो बीच में जो क्या होता है, जो अणुओं के बीच में जो पाए जाने वाला जो उच्च क्रम व्यवस्था होता है, जो इनकी जो अणुओं की जो क्रम व्यवस्था है, जो क्या है इनकी बीच में पाई जाने वाली जो क्रम व्यवस्था है, उसको क्या कहते हैं, इस क्रम व्यवस्था को कहते हैं क्रिस्टल जालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्टल जालक बोलते हैं। जालक क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम लोगों ने दो एग्जाम्पल लिए, तो ठोस में क्या देखा कि ठोस में देखा कि ठोस क्या हो, इनका आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। तो क्या इनमें आकार और आयतन निश्चित होगा। तो अब इसमें एग्जाम्पल हमने देखा, क्या रबर देखा, चीनी देखी, नमक देखा, तो इनको भी किस में, ठोस में रखा गया। अब आप कहेंगे कि चीनी को तो एक जिस बर्तन में डालते हैं वो उसका आकार ले लेती है, नमक को जिस बर्तन में डालते हैं नमक उसका आकार ले लेता है, तो इसमें ठोस में आकार कैसे निश्चित हुआ। रबर को खींच के खींच देते हैं तो वो क्या फैल जाती है, तो उसका आकार कैसे निश्चित हुआ। तो फिर ये लोग क्या कहेंगे, क्या फिर ये चीनी, नमक, रबर क्या ये ठोस के उदाहरण हैं। फिर क्या कहेंगे, यही कहेंगे कि क्या ये ठोस के उदाहरण हैं। जो रबर बैंड है जो हम लोग लगाते हैं, तो रबर बैंड को खींच कर क्या किया जाता है, इसका आकार बदल दिया जाता है। क्या किया जाता है, इसका हम आकार बदल देते हैं, तो क्या ये ठोस होगा। अब जैसे नमक विभिन्न प्रकार के बर्तनों में डाल दीजिए, तो किसको, नमक को, चीनी को विभिन्न बर्तनों में यदि डालेंगे तो वो क्या करेंगे, उसी का आकार ले लेंगे। जबकि ठोस में तो क्या आकार निश्चित होता है। फिर ये ठोस कैसे हुआ, यही कहेंगे फिर ये ठोस कैसे हुआ। तो इसको समझेंगे ये कैसे हुआ। तो इसमें एक जो मैं पॉइंट समझा गया हूँ, इसमें बताया हूँ, इसमें एक बताया हूँ, क्या बताया हूँ कि इनमें जो ईंट में यदि एक समय पर ये क्या होते हैं, टूट जाते हैं, तो इनमें क्या होता है, इनमें जो संपीड़ितता होती है, क्या जो संपीड़ितता होती है वो क्या एक निश्चित होती है, क्या बहुत कम होती है। इनमें क्या होती है, या नहीं भी होती, क्या नहीं के बराबर होती है। संपीड़ितता क्या होती है, इनमें नहीं के बराबर होती है। तो देखा होगा कि रबर को जब हम रबर बैंड को खींचते हैं तो क्या होता है कि वो क्या होता है, वो जब जैसे ही उस पर जो बाह्य बल लगाया हुआ है उसको खींचने के लिए, हम जैसे ही उस बाह्य बल को हटाते हैं तो वो क्या करता है, अपना पुनः वही रूप ले लेता है। क्या करता है, जो आकार था उसका मूल आकार था वही आकार मूल आकार ले लेता है। वही रबर को जैसे ही खींचेंगे तो क्या आकार में परिवर्तन तो होगा, लेकिन कैसा होगा, क्षणिक परिवर्तन होगा। कैसा होगा, क्षणिक परिवर्तन होगा। जैसे ही बाह्य बल खत्म होगा, समाप्त होगा, बाह्य बल हटाएंगे तो वो क्या पुनः अपना वही जो रूप है, वही रूप अपना जो मूल आकार है वही में उसी मूल आकार में आ जाती है। क्या होती, मूल आकार में आ जाती है। तो इसमें क्या, तो ये इसलिए क्या है, ये इसलिए क्या ठोस है। क्या है, इसलिए ये ठोस है क्योंकि इसका जो क्षणिक परिवर्तन होता है वो भी किसके कारण, बाह्य बल लगाने के कारण परिवर्तन होता है, ना कि आराम से स्वयं होता है। जबकि द्रव को डाल दो किसी भी बर्तन में तो उसको वो उसी का आकार ले लेता। अब कहेंगे तो नमक चीनी को डालने में तो वो क्या कहेंगे कि आप नमक चीनी डालते हैं तो वो तो तुरंत पर कोई बल नहीं लगता, वो क्या करते हैं, आकार ले लेते हैं। तो अब नमक चीनी में हम देखेंगे कि नमक में देखेंगे कि नमक या चीनी का क्या होता है, एक क्रिस्टल होता है। क्या होते हैं, कण होते हैं, एक एक दाने होते हैं। तो अब चीनी का वो क्या है, समूह है, इतने सारे मान लीजिए ये क्या है, चीनी के कण हैं।
तो जो चीनी के दाने हैं या नमक के दाने हैं, दोनों की सेम ही चीज़ है कि जो चीनी के दाने हैं तो उनमें क्या, इसमें एक दाना क्या है, ये है चीनी, क्या है, ये चीनी है। क्या इस दाने का किसी डिब्बा या किसी उसमें डालेंगे तो क्या इसका इसका आकार में परिवर्तन होगा? इसके आयतन में कोई परिवर्तन होगा? नहीं होगा ना। तो ये क्या है, ये समूह है। समूह में तो किसी को ईंटों को भी एक ट्रॉली में डालेंगे तो उसका आकार ले लेंगे, लेंगे कि नहीं लेंगे। इसलिए ये क्या ठोस है। तो इसका क्या, चीनी के टुकड़ों को नहीं गिनेंगे, केवल एक को देखेंगे। अब ये नहीं, चीनी समूह में है तो अब वो छोटी है तो क्या करेगी, वो तो आकार लेगी ही। तो इसलिए क्या होती है, चीनी और नमक भी क्या होते हैं, ठोस होते हैं। तो नमक का भी क्या, एक ही क्रिस्टल उठाएंगे, क्या करेंगे, एक ही क्रिस्टल को देखेंगे, नमक के एक कण को देखेंगे। तो ये क्या, इसका एक कण का ना आकार परिवर्तन होगा, ना ही क्या होगा, ना ही क्या होगा, उसके आयतन में कोई परिवर्तन होगा। तो इसमें जो चीनी है, जो नमक है, उसको क्या अपने हाथ में लेने पर क्या करता है, वो प्लेट का भी आकार ले लेता है, जिसको में करेंगे उसका आकार लेगा, लेकिन क्या होगा, उसके क्रिस्टल के आकार में कोई बदलाव नहीं होगा। क्या होगा, उसका जो क्रिस्टल है उसके आकार में कोई बदलाव नहीं होगा। इसलिए नमक और चीनी भी क्या है, ठोस है। तो ये आशा है कि आपको ठोस समझ में आया होगा। ठोस किसे कहते हैं, ठोस के बारे में सारी की सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब देखते हैं द्रव। द्रव क्या होते हैं। तो द्रव में क्या होता है, द्रव वे पदार्थ होते हैं जिनका क्या होता है, आकार निश्चित नहीं होता। क्या, आकार निश्चित नहीं होता, लेकिन क्या होता, आयतन निश्चित होता है। क्या होता, आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। तो क्या कहेंगे, इनका क्या होता है, द्रव पदार्थ का क्या होता है, आयतन निश्चित होता है, किंतु क्या होता है, आकार निश्चित नहीं होता। अब जो द्रव होते हैं इनको जिस पात्र में रखा जाता है, ये क्या करते हैं, उसी पात्र का क्या करते हैं, आकार ले लेते हैं। क्या करते हैं, आकार ले लेते हैं, उसी में ढल जाते हैं। उदाहरण के लिए क्या, दूध, पानी या जल, तेल, ये सारे किसके, द्रव के उदाहरण हैं। किसके, द्रव के उदाहरण हैं। तो ये सब क्या है, द्रव। अब इनको देखते हैं, जो द्रव हैं तो ये क्या है। तो इनमें क्या, आकार, आयतन, इनका आयतन निश्चित होता, आकार निश्चित नहीं होता। अब जो द्रव पदार्थ हैं, तो द्रव पदार्थ के जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं, किसकी अपेक्षा, जो ठोस के अणुओं की अपेक्षा क्या होते हैं, थोड़ी दूर दूर होते हैं। तो इसके क्या, द्रव के थोड़ी कितने उतने पास पास थे, लेकिन द्रव के अब कितने, थोड़ी दूर दूर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, द्रव के थोड़ी दूर दूर हो जाएंगे। तो ये क्या, द्रव के अणु हो गए। और जब द्रव के अणु दूर दूर हो जाएंगे तो इनका जो आकर्षण बल है, अंतरा आकर्षण बल है, तो वो भी क्या होगा, कम हो जाएगा। वो भी क्या होगा, कम होगा। जब वो कम होगा तो ये क्या करेंगे, ये क्या ठोस था, तो ये क्या करेंगे, अपने आप स्वयं क्या करेंगे, आवागमन करने लगेंगे। क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, तरल हो जाएंगे। ये क्या, एक स्थान से क्या, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये क्या, जा सकेंगे। जो द्रव पदार्थ हैं उनके अणु क्या करते हैं, उनके बीच में क्या होता है, बहुत दूरी अधिक नहीं होती, इसलिए ये क्या करते हैं, इनमें क्या, केवल आकार का और बदलते हैं, लेकिन क्या आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। तो द्रव होते हैं वो क्या होते हैं, इनमें बहने का गुण होता है। क्या होता है, द्रव में क्या, बहने का गुण होता है। तो ये क्या करते हैं, ये बहते हैं। क्या करते हैं, बहते हैं। तो इनमें क्या, जो बल है, अंतरा अणुओं के बीच जो आकर्षण बल है वो क्या है, कम हो जाता है, जिसके कारण ये क्या है, ये बहते हैं। क्या करते हैं, ये बहते हैं, उसी प्रकार ये उसका आकार ले लेते हैं। तो ये क्या, द्रव हुआ। अब गैस क्या है। तो गैस का क्या होता है, ना तो आकार निश्चित होता है, ना आयतन। ये क्या होते हैं, ना आकार निश्चित होता है, ना आयतन निश्चित होता है। उसे क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। जैसे गैस के उदाहरण में क्या है, तो गैस के उदाहरण में ले लेते हैं। जैसे में क्या है, गैस में क्या, वायु, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया। तो ये सब क्या है, गैस हैं।
और जो हम खाना बनाने में ये प्रयोग करते हैं एलपीजी, वो भी गैस है, सीएनजी भी गैस है। तो ये सब क्या है, गैस है। तो इनके 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 अणु क्या होते हैं, इनके अणु, गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। गैस के अणु क्या होते हैं, बहुत दूर दूर। ये इसलिए ये क्या करते हैं, स्वतः गमन करने लगते हैं। क्या, स्वतः गमन करने लगते हैं। इनके अणुओं का आकर्षण बल क्या होगा, बिल्कुल नगण्य होगा। क्या होगा, नगण्य होगा। तो ये क्या करते हैं, स्वतः आवागमन करते हैं। इनके अणु क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। इसलिए ये क्या करते हैं, ये दिशा, किसी भी दिशा में क्या करते हैं, स्वतंत्र गति करने लगते हैं। क्या करने लगते, स्वतंत्र गति करने लगते हैं। ये जिस पदार्थ में रखा जाता है उसी के अनुसार ये क्या, आकार और आयतन इनका क्या हो जाता है, निश्चित हो जाता है। जिस पदार्थ में डालते हैं उसी के अनुसार इसका आकार और आयतन क्या हो जाता है, निश्चित हो जाता है। तो ये चीज़ है। अब गैस में, अब इन तीनों में क्या है, एक ऐसी चीज़ है जो क्या है, तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। जो जल है, जल क्या है, वो तीनों रूपों में पाया जाता है। तीनों, ठोस में, द्रव में, गैस में। ठोस में किस रूप में, बर्फ के रूप में, बर्फ के रूप में। द्रव में जल के रूप में, गैस में वाष्प के रूप में। किसके रूप में, वाष्प के रूप में। तो ये तीनों रूपों में पाया जाता है। किस रूप में, तीनों रूपों में पाया जाता है। तो ये समझे, ठोस, द्रव, गैस के बारे में हमने समझा। अब हम देखते हैं भाषा के रूप में इसको देख लेते हैं, फिर हम आगे की चीज़ें देखेंगे, समझेंगे। तो ठोस को देखते हैं। ठोस, सॉलिड। ठोस पदार्थ का एक निश्चित आकार एवं आयतन होता है। किसका, ठोस पदार्थों का एक निश्चित आकार एवं आयतन होता है। उदाहरण के लिए पुस्तक, पेन, टेबल, ईंट, रबर, चीनी, नमक, ये सब क्या है, ठोस हैं। क्या है, ठोस हैं। ये बालू अगर आ जाए एग्जाम्पल में, तो बालू भी क्या है, ठोस है। बालू का कण भी क्या होता है, ठोस होता है। ठीक है। ठोस पदार्थ, क्या, ठोस पदार्थ के अणुओं में परस्पर सुदृढ़ आकर्षण बल होता है। क्या होता है, बहुत मजबूत, सुदृढ़ मतलब मजबूत आकर्षण बल होता है, जिसके कारण ठोस के अणु एक दूसरे से क्या, घनिष्ठता से क्या होते, जुड़े होते हैं। क्या होते, घनिष्ठता से जुड़े होते हैं, और उनका एक निश्चित स्थान होता है। अणुओं का क्या होता है, एक निश्चित स्थान होता है। किनके, ठोस का। ठोस पदार्थ में संपीड़ितता नहीं होती। क्या होती, ठोस पदार्थ में क्या नहीं होती, संपीड़ितता नहीं होती। संपीड़ितता का मतलब ये क्या कर सकते हैं, जैसे रबर को पसार, फैलाएंगे, खींचेंगे, तो क्या एक ही निश्चित सीमा तक वो खींचेगी, इसके बाद क्या होगी, टूट जाएगी। क्या होगी, टूट जाएगी। जैसे ईंटा है, गुम्मा है, ईंटा है, तो उसको क्या, ईंट को एक निश्चित मात्रा में अगर उस पर बल लगाएंगे तो क्या होगी, वो सहन कर जाएगी। अगर ज़्यादा लगाएंगे तो वो क्या, टूट जाएगी। तो उसी को बोलते हैं संपीड़ितता। जो संपीड़न, या उसी को क्या, संपीड़न बल। तो उतना जितना कि वो सह सके, क्या कर सके, सह सके एक निश्चित मात्रा तक। तो इसमें संपीड़ितता नहीं होती ठोस में। वाह बल लगाने पर क्या होती, टूट जाते हैं, एवं उच्च घनत्व वाले होते हैं। इनका घनत्व कैसा होता है, अधिक होता है। ये कैसे, उच्च घनत्व वाले होते हैं। ठोस पदार्थ के अणुओं के बीच पाई जाने वाली उच्च क्रम व्यवस्था को क्या, उच्च क्रम व्यवस्था को क्या बोलते हैं, क्रिस्टल जालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। उच्च क्रम व्यवस्था वाले को क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो ये हमारा ठोस है। अब देखते हैं हम द्रव को। द्रव, लिक्विड, इंग्लिश में, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, लिक्विड बोलते हैं। तो द्रव देखते हैं। द्रव पदार्थ का आयतन निश्चित होता है। क्या, तो जो द्रव पदार्थ होते हैं उनका क्या, आयतन कैसा होता है, निश्चित होता है, किंतु आकार अनिश्चित होता है। आकार निश्चित नहीं होता। यह जिस पात्र में रखा जाता है उसी का आकार, उसी के आकार में क्या होता है, ढल जाता है। जो द्रव पदार्थ होते हैं, क्या, जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी के आकार में क्या होते हैं, ढल जाते हैं। उदाहरण, जल, दूध, तेल आदि, ये क्या है, क्या है, ये जल, द्रव के उदाहरण हैं। द्रव पदार्थ के अणुओं के बीच, द्रव के पदार्थ के अणुओं के बीच के जो ठोस के जो बीच, जो ठोस की अपेक्षा कम सुदृढ़ होते हैं। क्या, तो कम सुदृढ़ आकर्षण बल होता है। जो उनके बीच में मध्य जो आकर्षण बल है वो क्या होता है, ठोस की अपेक्षा कैसा होता है, कम होता है। इसी कारण ये अणु क्या होते हैं, परस्पर इनका क्या होता है, घनिष्ठता भी क्या होती है, इनकी कम घनिष्ठता से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। इनकी घनिष्ठता भी कैसी, कम होती है। और
ठोस की अपेक्षा ये कैसे दूर दूर स्थित होते हैं, कैसे दूर दूर स्थित होते हैं, इसलिए ये क्या स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। ये कैसे करते हैं, स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, गति करते हैं। द्रव में बहने का गुण होता है, क्या होता है, जो द्रव होते हैं उनमें क्या होता है, बहने का गुण होता है, ये क्या होता है, बहते हैं होता है। एवं इसकी ऊपरी सतह क्या होती है, जो ऊपरी सतह होती है द्रव की, वो सदैव कैसी, समतल होती है। आप द्रव को किसी भी बर्तन में डाल दीजिए लेकिन ऊपर की सतह क्या, समतल ही आएगी। नीचे से कितना भी उबड़ खाबड़ कर दो लेकिन वो क्या, समतल ही होगा। इसका घनत्व तो ठोस की अपेक्षा क्या होता, कम, और गैस से क्या होता, अधिक होता है। ठोस से कम होता है, गैस से अधिक होता है इसका द्रव का घनत्व। तो ये द्रव हुआ। अब देखते हैं गैस, जो मेन बात है गैस की। गैस को गैस ही अंग्रेजी में बोलते हैं। तो गैस का आयतन और आकार दोनों कैसे होते हैं, अनिश्चित होते हैं। क्या होते हैं, गैस का आकार और आयतन दोनों कैसे होते हैं, अनिश्चित होते हैं। उदाहरण में वायु, क्लोरीन, नाइट्रोजन, एलपीजी, ऑक्सीजन, सीएनजी, ये सारे के सारे क्या हैं, गैस के उदाहरण हैं। क्या उदाहरण हैं। तो गैस के अणुओं के बीच ठोस और द्रव पदार्थ के अणुओं की अपेक्षा आकर्षण बल कैसा होता है, कम होता है। ठोस और द्रव की अपेक्षा आकर्षण बल क्या होता है, कम होता है। इसके अणु कैसे होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। गैस के अणु कहाँ कैसे होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। कम आकर्षण बल के कारण गैस के अणु कैसे होते हैं, दूर दूर रहते हैं। कैसे होते हैं, दूर दूर रहते हैं। इसलिए ये किसी भी दिशा में क्या, स्वतंत्र रूप से आवागमन या गति कर सकते हैं, या करते हैं। क्या करते हैं, करते हैं, गति करते हैं। ये जिस पात्र में डाले जाते हैं उसी का आकार ले लेते हैं, या उसी का आयतन ले लेते हैं, उसी का आकार आयतन ले लेते हैं। नोट में क्या है कि जल एक ऐसा पदार्थ है, क्या है, जो जल एक ऐसा पदार्थ है जिसके तापमान में परिवर्तन करने पर क्या होता है, तापमान में परिवर्तन करने पर वो क्या, तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। तीनों अवस्थाओं में क्या कर सकता है, रह सकता है। ठोस, द्रव और गैस, ये क्या कर सकता है, तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। तो हमने ये चीज़ें देखी। अब देखते हैं गैस संबंधी कुछ नियम देखते हैं। क्या करते हैं, गैस संबंधी कुछ नियम देखते हैं। तो हम देखते हैं गैसी नियम। तो गैसी नियम में पहला नियम क्या पढ़ना है हमको, पहला नियम है किसका, वायल का नियम। क्या, वायल का नियम। वायल का क्या नियम है, दाब आयतन संबंधी नियम है। कैसा, दाब आयतन संबंधी नियम। नियम क्या कहता है, एक स्थिर ताप पर, क्या, एक स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ये क्या कहना चाहता है, इसका मतलब हम समझेंगे, आराम से समझाता हूँ। तो इसको इससे समझिए कि आप लोगों ने गुब्बारा जो भरता है, या साइकिल में जो साइकिल का जो पंप होता है, तो कभी से कभी हवा भरी होगी। ठीक है, अगर कभी हवा भरी है तो आपने देखा होगा कि जो पंप होता है, ऐसे जो पंप बना था ये पंप है, ठीक है, उसमें ऊपर से एक क्या होता है, हैंडल होता है, फिर यहाँ पे क्या होता है, पिस्टन होता है। यहाँ पे क्या होता है, पिस्टन होता है, फिर यहाँ से हवा निकलती है। तो आपने देखा, जब मान लीजिए जब इसमें यहाँ ये पिस्टन ऊपर है, ठीक है, पिस्टन ऊपर है, तो इसे कहाँ, वहाँ सारी जगह में क्या है, वायु है, सब जगह हवा भरी है। तो इसका जब जब पूरे में यहाँ से यहाँ तक भरी है, हवा भरी है, तो इसका क्या है, आयतन, आयतन V कैसा है, ज़्यादा है। क्या है, ज़्यादा है कि नहीं, ये बढ़ ज़्यादा का निशान, ठीक है। तो इसमें जब ये स्वतंत्र रूप से हवा भरी है, तो इसमें क्या जो दाब होगा, वो दाब कैसा होगा, दाब कैसा होगा, दाब कैसा होगा, कम होगा। दाब, जब ये क्या स्वतंत्र रूप से भरी, तो इसमें दाब है या नहीं है, तो दाब इसमें क्या होता, दाब नहीं होता, दाब नहीं होता। तो तब हम क्या करेंगे, अब इसमें तो ये नॉर्मल स्थिति है, क्या, नॉर्मल स्थिति, दाब P बराबर, ठीक है। तो इसमें क्या है, जब P क्या है, P कम है तो V क्या है, ज़्यादा है। क्या, V ज़्यादा है, जब P कम है तो V ज़्यादा है। अब हम इसमें क्या लगाते हैं, इस पर दाब लगाते हैं, इस पर क्या डालते हैं, P डालते हैं। तो P नीचे को डालते हैं, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आ गया, पिस्टन कहाँ से यहाँ तक आ गया। तो यहाँ के जो अणु हैं वो कैसे, जो यहाँ के अणु वो भी कहाँ पे, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए। तो अब इसका पहले यहाँ से यहाँ तक आयतन था, अब इसका आयतन कैसा हो जाएगा, इसका आयतन जो V है वो क्या होगा,
पहले से क्या हो गया, कम हो गया। क्या हो गया, पहले से कम हो गया। और यहाँ पे हमने क्या, जब दाब लगाया तो पहले दाब क्या था, कुछ नहीं था, तो दाब पी क्या होगा, जब दाब लगाया तो क्या, दाब बढ़ेगा घटेगा, तो दाब लगाया तो दाब क्या होगा, दाब की मात्रा में क्या होगी, बढ़ेगी, बढ़ोतरी होगी। तो दाब बढ़ा तो क्या हुआ, आयतन घटा, आयतन घटा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि दाब घटता है तो क्या, आयतन बढ़ता है, और यदि दाब बढ़ता है तो क्या, आयतन घटता है। यही इसमें नियम में बताया है, यही इस नियम, इनका नियम है, दाब आयतन संबंधी बॉयल का नियम है। कि क्या है कि दाब किसका, जो प्रेशर है, दाब आयतन का कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। दाब किसका, आयतन का कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, उल्टा। यही इनका क्या है, ये क्या है, नियम है। तो इन्होंने ये बताया कि जो दाब होता है वो किसके उल्टा होता है, आयतन के। यदि आयतन बढ़ेगा तो दाब घटेगा, दाब घटेगा तो आयतन बढ़ेगा। तो ये होता है, क्या होगा, जब दाब बढ़ेगा तो आयतन क्या होगा, घटेगा। इससे क्या, एग्जाम्पल से हमने समझा, समझ में आया ना। तो ये ऐसा होता है। तो अब यदि इसका जब क्या करेंगे, जो है व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या होगा, तो इसके स्थान पर क्या, एक कोई कांस्टेंट, जब बराबर का चिन्ह लगाते हैं, तो ये हम बचपन से पढ़ते हैं कि ये हटाएंगे तो इसके स्थान पर क्या आ गया, कोई कांस्टेंट आएगा। तो इसको के मान लीजिए, तो 1/v हो गया। तो यहाँ पर के क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, स्थिरांक हो गया। क्या है, स्थिरांक। क्या, समानुपाती स्थिरांक। क्या होता है, समानुपाती का स्थिरांक हो गया, के स्थिरांक हो गया। तो यहाँ पे क्या किया, के स्थिरांक हो गया। अब यहाँ से यदि के का मान निकाल दिया एक, तो यहाँ पे क्या, के बराबर किया, तो जो जो ये के कहाँ पे ऊपर पहुँच जाएगा, वी कहाँ पे, यहाँ पे। तो के बराबर का क्या होगा, क्या हो जाएगा, पी वी हो जाएगा। क्या होगा, के बराबर हो जाएगा के पी वी। तो यही इनका नियम है। तो ये समझ में आया। तो ये क्या कहते हैं, एक स्थिर ताप पर, क्या तापमान, क्या है ये, क्या है तापमान, क्या निश्चित है, तापमान को क्या एक माना गया है, यहाँ पे क्या तापमान को क्या एक माना गया। ये तापमान क्या है, निश्चित ताप पर। तो किसी गैस, कोई गैस है, मान ली हमने हवा है, ठीक है, गैस की कोई निश्चित मात्रा, यहाँ पे क्या एक निश्चित मात्रा थी कि नहीं थी। तो निश्चित मात्रा को का एक दाब, उस पर क्या, जो निश्चित मात्रा है उसी मात्रा में क्या किया हमने, दाब लगाया, उसी दाब पर, उसी पे क्या हम दाब लगाया, तो उसमें क्या व्युत्क्रमानुपाती संबंध निकला। तो ये किसका, बॉयल का नियम है। तो ये नियम समझ में आया। अब देखते हैं किसका, अब देखते हैं दूसरा नियम, देखते हैं चार्ल्स का नियम। किसका, चार्ल्स का नियम। इनका नियम क्या है, इनका ताप आयतन संबंधी नियम है। इनका क्या है, इनका नियम है ताप और आयतन के संबंधी नियम है इनका। अभी क्या था, अभी क्या, ताप को क्या किया था, कांस्टेंट किया था। क्या किया, ताप को कांस्टेंट किया था। अब किसको कांस्टेंट करना पड़ेगा, अब क्या करना पड़ेगा, अब दाब को कांस्टेंट करना पड़ेगा। किसको, अब दाब को कांस्टेंट करना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं, तो इनका नियम क्या कहता है, इनके नियम में कहता है इनका नियम कि एक निश्चित दाब पर, क्या होता है, एक निश्चित दाब पर किसी गैस की, क्या होता है, एक निश्चित दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का, क्या, किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके क्या होता है, परम ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या होता है समानुपाती, जो निश्चित गैस की जो मात्रा है उसका उसका जो आयतन है वी किसके बराबर है, किसके समानुपाती है, वी किसके, उसके ताप के, परम ताप के समानुपाती है। किसके समानुपाती है, ताप के समानुपाती है। वो कैसे होगा, वो देखते हैं। तो देखते हैं हम किससे समझते हैं, हम पानी से समझते हैं। किससे, पानी से। एक बीकर ले लेते हैं, ठीक है, इसमें पानी है, नीचे से क्या बर्नर लगा के इसमें आग जला देते हैं, ठीक है, आग जलाती। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम ताप बढ़ा रहे हैं। क्या, एक निश्चित ताप है, ये क्या टी ताप है, और ये क्या वी आयतन है, क्या इसका वी आयतन है, ठीक है। अभी कितना, इतना है, ठीक है। अब इसमें क्या किया हमने, आग जला दी इसको। तो इसमें क्या तापमान में क्या की, वृद्धि की। जब तापमान में वृद्धि की तो ये वाष्प बनेगी कि ना बनेगी, ये गर्म होगा, ये क्या होगी, इसकी वाष्प बन के क्या होगी, ऊपर को जाएगी। जब ये गर्म होगी तो इसमें क्या, इसका जो जो ये फैलेगी तो इसका क्या होगा, जल में, जब गैस, जल का आयतन ज़्यादा होता है गैस का, तो गैस क्या होती है, ज़्यादा बिखरी होती है, क्या, तो बिखरी हुई होती है। तो इसका कोई आयतन निश्चित नहीं, तो इसका एक निश्चित आयतन है, ठीक है। तो ये क्या, जब यहाँ जाके मान लीजिए इतना आयतन हो गया, तो इसका क्या आयतन में भी क्या
वृद्धि हुई। क्या हुई? आयतन में वृद्धि हुई। तो ये किस में? वाष्प में बदल गई। ये सारा का सारा पानी किस में? वाष्प में बदल गया। तो इसका क्या आयतन क्या हो? आयतन में वृद्धि हो गई। तो आयतन में क्या हो जाती? वृद्धि हो जाती। तो यही इसमें बताया गया कि इसमें क्या किया, तो ये क्या ताप बढ़ाया तो क्या होगा? आयतन बढ़ा। अब इसको उल्टा कर दीजिए। उल्टा कैसे करेंगे कि अब ये पानी है, ठीक है, अब ये पानी है तो इसका क्या होगा? इसको क्या ठंडा करिए, इसको टेम्परेचर को क्या करेंगे? कम करेंगे। तो ये क्या किसमें? बर्फ़ में बदल जाएगा। किसमें? बर्फ़ में बदल जाएगा। बर्फ़ में बदलेगा तो फिर इसका क्या घनत्व, इसका घनत्व क्या आयतन क्या हो? फिर इसका आयतन क्या हो? कम हो जाएगा। क्या होगा? आयतन कम हो जाएगा। तो क्या हुआ? यदि हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो क्या आयतन बढ़ रहा है, टेम्परेचर को घटा रहे हैं तो आयतन घट रहा है। तो यही सिद्धांत है इसका। क्या इसी से क्या निकला? टी प्रोपोर्शनल वी प्रोपोर्शनल टी। क्या निकला? जो ताप है वो किसके? आयतन के समानुपाती है। क्या है? जो आयतन है वो किसके? ताप के समानुपाती। अब इसका क्या समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे क्या कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट आ जाएगा तो क्या होगा? टी बराबर के कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ कांस्टेंट बराबर निकालेंगे तो वी अपॉन क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। बराबर क्या के, इसको क्या नियतांक हो जाएगा, नियतांक के नियतांक हो जाएगा। यही इनका क्या है? सिद्धांत है। यही क्या है? इनका सिद्धांत है। तो ये इसका क्या है? सिद्धांत है। तो ये हमने देखा। अब देखते हैं हम चार्ल्स का नियम देख लिया, ताप आयतन संबंधी, और बॉयल का नियम दाब आयतन संबंधी, दोनों के नियम देख लिए। अब हम देखते हैं क्या, एक नाम सुना होगा अवोगाद्रो नियम। अवोगाद्रो नियम को हम देखते हैं। तो अब देखते हैं अवोगाद्रो नियम। अवोगाद्रो नियम में क्या? आयतन मात्रा संबंधी, क्या आयतन और मात्रा के संबंध का ये नियम है। तो इस नियम में क्या है? इस नियम के अनुसार क्या होता है? इस नियम के अनुसार समान ताप पर और समान दाब पर, एक समान ताप और एक समान दाब पर एक समान आयतन वाली गैसें, कैसी? एक समान आयतन वाली गैसों में समान संख्या में अणु होते हैं। क्या होता है? समान संख्या में अणु होते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि यदि कोई भी गैस ले लो, कोई भी गैस होगी तो उसका यदि टी बराबर तापमान बराबर दाब बराबर उसका आयतन, यदि कोई भी गैस है, यदि उनका तापमान बराबर है, प्रेशर बराबर है, आयतन बराबर है, तो उनमें क्या जो अणुओं की संख्या होगी, क्या अणुओं की संख्या वो भी कैसी होगी? बराबर होगी। अब इसमें चाहे गैस कोई भी ले लो, गैस ताप T1 ले लो, गैस दाब P1 ले लो, और V गैस कोई की G1 ले लिया, ठीक है, G1 के लिए, ये क्या G के लिए है। तो इसका क्या हो जाएगा? ये बराबर ये बराबर ये बराबर, तो क्या अणुओं की n बराबर भी कि इनके ये क्या चारों के चारों बराबर होंगे, तो इनके भी जो इनका बराबर होगा। तो इनका मतलब ये है। तो एक मोल गैस में, क्या एक मोल गैस में अणुओं की संख्या कितनी होती है? क्या होती कितनी होती है? एक मोल गैस में अणुओं की संख्या कितनी? 6.023 गुणे 10 की घात 23 निर्धारित है, निर्धारित की गई, इतनी संख्या निर्धारित की गई। 6.023 गुणे 10 की घात 23। इसी संख्या को क्या बोलते हैं? इसी संख्या को अवोगाद्रो स्थिरांक या अवोगाद्रो संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवोगाद्रो संख्या बोलते हैं। तो ये हमारा अवोगाद्रो संख्या हो गई। तो अब देखते हैं गैस, आइडियल गैस। तो आइडियल गैस देखते हैं। आइडियल गैस ये क्या है? ये अवोगाद्रो संख्या वाली ही क्या है? आइडियल गैस है। तो आइडियल गैस क्या है देखते हैं। ये एक कैसी काल्पनिक गैस है। इसकी ये कोई गैस नहीं है, ये क्या है? एक कल्पना की गई है। क्या है? इसकी कल्पना की गई है। यह किसको? बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम और अवोगाद्रो के नियम को क्या पूर्णतः पालन करती है। किस किस का पालन करती है? चार्ल्स के नियम का, बॉयल के नियम का और अवोगाद्रो के नियम का पालन करती है। इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है V प्रोपोर्शनल N T अपॉन P, अणुओं की संख्या, ये ताप ये दाब ये बराबर, इनका ये समानुपात हटाएंगे तो ये क्या यहाँ पे क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट आएगा तो N T अपॉन P। तो फिर क्या होगा? अब T बराबर निकालेंगे तो क्या होगा? Vp बराबर RNT, या क्या Vp बराबर क्या लिख देंगे? NRT लिख देंगे। ये हो जाएगा, ये इसका
ये है सूत्र, ये यही चीज़ है। फॉर्मूला अगर पूछेगा तो ये, ठीक है। अवोगाद्रो संख्या ये कोई आइडियल है, इसका कोई वो नहीं है, कोई गैसी गैस अभी खोजी नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं द्रव में अवस्था परिवर्तन, द्रव की जो भौतिक अवस्थाएं हैं उनमें परिवर्तन, कैसे परिवर्तन होता है। तो उसका क्या, किसी पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं के में जो परिवर्तन है वो कैसा होगा, किसके कारण से होता है परिवर्तन, इसका क्या, कौन इसके परिवर्तन, इसका जो निर्धारण करता है, भौतिक अवस्थाओं को निर्धारण कौन करता है। तो देखते हैं, किसी पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं किस पर निर्भर, तापमान एवं दाब पर के द्वारा क्या निर्धारित की जाती हैं, किसके द्वारा, ताप और एवं दाब के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। तो ताप और दाब के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। तो इसको देखते हैं, ठोस से कैसे बदलेगी द्रव में, द्रव से गैस में, गैस से फिर कैसे ठोस में बदलती है। तो देखते हैं, ठोस क्या है, ये बर्फ है, बर्फ, इसको क्या टेम्परेचर बढ़ाया तो किस में बदली, द्रव में बदली, किस में, द्रव में बदली, किस में बदली, द्रव में बदली। अब द्रव में बदली, द्रव से किस में, गैस में बदल जाएगी, किस में, गैस में। अब गैस को जब ठंडा किया जाएगा तो किस में, ठोस में फिर से बदल जाएगी, जब क्या होगी, ठोस में बदल जाएगी। तो ये कैसे, ये क्या क्या है। और एक और होता है, क्या होता है कि ठोस से सीधे क्या गैस में बदलता है, क्या ठोस से सीधे गैस में, फिर द्रव में बदल सकते हो उसको, ठोस में। तो ये इस तरीके से होता है। तो इसको देखते हैं कि क्या होता है। जब मान लीजिए बर्फ़ को उदाहरण लेते हैं, क्या करते हैं, बर्फ़ को उदाहरण मानते हैं, क्या करते हैं, बर्फ़ का एग्जाम्पल लेते हैं। तो बर्फ़ का एग्जाम्पल लेते हैं, तो बर्फ़ में क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इसका ताप बढ़ाएंगे, इसमें क्या ताप बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे। तो क्या होगा, ये क्या होगा, धीरे धीरे क्या करेगी, धीरे धीरे ये क्या करेगी, पिघलने लगेगी। तो ये एक समय ये क्या करेगी, ये इसका ताप कितने, एक समय तक इसका ताप क्या होगा, बढ़ेगा। फिर इसके बाद क्या होगा, तापमान इसका बढ़ना बंद हो जाएगा। कब तक बंद रहेगा, जब तक कि ये पूरी बर्फ पिघल ना जाए, क्या नहीं हो जाए, जब तक बर्फ पिघल ना जाए। तो बर्फ़ का जो पिघलने का, जहाँ से बर्फ़ पिघलना स्टार्ट करती है उसको क्या बोलते हैं। तो जो जिस तापमान पर क्या जो ठोस पिघल कर किसमें, द्रव में बनता है, उसको क्या कहते हैं, उसको गलनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको गलनांक कहते हैं। और बर्फ़ का गलनांक कितना होता है, 2.73 केल्विन होता है, कितना, 273 केल्विन होता है, या 0 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या करेगी, अब जब देखा होगा कि बर्फ़ पिघल रही है तो उस टाइम पे क्या इसका तापमान वही रहता है, इसका तापमान नहीं बढ़ता। जब तक, कब तक नहीं बढ़ेगा, तब तक ये पूरी बर्फ़ पिघल नहीं जाएगी। तो ये जो हम दे रहे हैं, ये ऊर्जा जो दे रहे हैं, जो ऊष्मा दे रहे हैं, वो कहाँ जा रही है, जो ऊष्मा हम दे रहे हैं वो कहाँ जा रही है। तो एक चीज़ निकल के आती है कि वो ऊष्मा क्या कर रही है, इसको, इस बर्फ़ के जो अणुओं को किस में बदल रही है, किस में पानी में बदल रही है। तो ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। इसको क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा। क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। तो ये क्या है, ये गुप्त ऊष्मा है। तो इसको बदलने में जितनी लगी वो क्या, गुप्त ऊष्मा, जब तक क्या ये बर्फ पानी में नहीं बदल जाता। तो इस पानी बदलने की क्रिया को इसको कहते हैं गुप्त ऊष्मा, में ये गुप्त ऊष्मा है। जो ऊर्जा इसमें खर्च हो रही है वो क्या, गुप्त ऊष्मा है। तो इसको, तो गुप्त ऊष्मा क्या होती है, गुप्त ऊष्मा की परिभाषा क्या होगी, इसमें होती है कि एक क्या होती है, एक निश्चित तापमान पर क्या, निश्चित, तो क्या कहते हैं इसके गुप्त ऊष्मा की परिभाषा क्या कहेंगे कि वायुमंडल में, किसमें, वायुमंडल में, वायुमंडलीय दाब पर, किस पे, वायुमंडलीय दाब पर 1 kg, कितना, जो मान लीजिए बर्फ का कितना 1 kg है, 1 kg का ये टुकड़ा है। तो वायुमंडल की दाब पर 1 kg बर्फ ठोस को उसके गलनांक पर, किसके, उसके जो ठोस है उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता, उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे ही गुप्त ऊष्मा कहते हैं, किसको, उसको बदलने के लिए। तो ये कहते हैं, तो ये गुप्त ऊष्मा। तो गुप्त ऊष्मा को कौन अवशोषित कर लेता है, ये बर्फ गुप्त ऊष्मा को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। किस लिए, ताकि वो पानी में बदल सके। तो ये क्या, गुप्त ऊष्मा। तो अब ये क्या होगा, गुप्त ऊष्मा, ये किस में बदल गई, द्रव में बदल गई। तो ये किस में, द्रव में बदल गई, ठीक है। अब द्रव से किसका क्या, अब इसके एक टाइम ये पे क्या होगा, तापमान बढ़ाएंगे। तो इसमें क्या, एक तापमान बढ़ेगा, फिर इसका तापमान बढ़ेगा तो ये कहाँ पे, एक निश्चित ताप पर पहुँचेगा, जहाँ पे ये क्या, गैस में बदल जाएगी, किस में, गैस में या वाष्प में बदल जाएगी।
लेकिन क्या होगा, ये गैस में बदलने से पहले ये क्या होगी, गैस में बदलने लगेगी, लेकिन ये कि कहाँ तक, एक निश्चित ताप तक होगा, जिस जहाँ तक क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। फिर क्या होगा, इसका तापमान बढ़ना फिर रुक जाएगा। फिर क्या होगा, फिर इसका तापमान नहीं बढ़ेगा, तो वो भी फिर क्या रुक जाएगा। फिर वो क्या होता है, एक क्या होगा, इसका जो क्या होगा, इसका जो मिल्टिंग पॉइंट होगा, जो पानी का क्या, जो उबलने वाला जो पॉइंट होगा, जो क्या होगा, क्वथनांक पॉइंट होगा। तो क्वथनांक पॉइंट तक पहुंचने पर इसके बाद कितना क्वथनांक पॉइंट होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, या क्या होता है, कितने 373 केल्विन होता है। क्या 373 केल्विन होता है। तो पानी का क्वथनांक होता है क्या, क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है, पहले क्वथनांक को समझ लेते हैं। क्वथनांक की परिभाषा क्या है, क्वथनांक की परिभाषा क्या है कि तो क्या कहते हैं कि वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिसमें क्या होता है, जल क्या करता है, जो पानी है वो क्या उबलने लगता है, क्या करता है, जिस पे जो द्रव होता है वो क्या करता है, उबलने लगता है, उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक कहते हैं। तो जल का क्वथनांक कितना, 100 डिग्री सेल्सियस है, ये 73 डिग्री 373 केल्विन होता है। तो 373 कितना होता है, केल्विन होता है। तो अब ये 100 डिग्री के बाद इसका तापमान क्या होगा, नहीं बढ़ेगा, कि 101 हो जाए, 102, इसका तापमान नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि फिर से ये किसमें, जो द्रव है वो किसको, इसको, जो द्रव है वो गर्म हो उबल क्वथनांक के बाद वो किसको, इसको वाष्प में बदलने लगेगा। तो ये भी क्या, एक फिर से एक गुप्त ऊष्मा हो जाएगी। ये भी कैसी, ये भी फिर क्या, एक गुप्त ऊष्मा में बदल जाएगी। ये कौन सी गुप्त ऊष्मा हो जाएगी, ये हो जाएगी किसकी, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। किसकी, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। तो जो भी इसमें जो जितनी भी हम क्या करेंगे, जितना भी ताप देंगे, वो ताप किसमें, इस वाष्प को परिवर्तन करने में, वाष्प के साथ क्या चल हो जाएगा, वाष्प के साथ परिवर्तन करने में वो ताप चला जाएगा। वो क्या हो जाएगा, वाष्प के साथ वो ताप चला जाएगा। तो ये ताप क्या होगा, इसको क्या कहते हैं, वाष्प की गुप्त ऊष्मा। तो इस प्रकार से ये क्या होता है, द्रव की अवस्थाओं में क्या होता है, परिवर्तन होता है। क्यों ना, तापमान और दाब क्या होता है, इसके कारक होते हैं, इसको निर्धारित करने वाले कारक होते हैं। तो ये हमने समझा। अब इसको भाषा के रूप में हम देखते हैं। तो अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं इनकी, इसके बाद बाकी का हम कल पढ़ेंगे। तो गलनांक किसे कहते हैं, ये समझा दिए। जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, क्या होता है, जिस तापमान पर ठोस पिघलकर किसमें द्रव बन जाता है, वह इसका क्या होता है, गलनांक बिंदु कहलाता है। क्या गलनांक कहलाता है। बर्फ का जो गलनांक है वो कितना है, 273.16 केल्विन, या क्या कहते हैं, 273 ही कहते हैं, 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब देखते हैं क्वथनांक। वायुमंडलीय दाब पर, किस पर, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, क्या होता है, जिस पर द्रव उबलने लगता है, उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। और जल का क्वथनांक कितना होता है, 373 केल्विन, कितना, 373 केल्विन, अर्थात और डिग्री में कितना, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये क्वथनांक हो गया। अब देखते हैं गुप्त ऊष्मा। तो गुप्त ऊष्मा वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए, क्या, द्रव में बदलने की जितनी ऊष्मा की या ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे क्या, संगलन की प्रसूति ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ये शब्द टेक्निकल शब्द है, इसलिए इसमें लिख दिया गया, ताकि ये परीक्षा में अगर पूछते प्रसूति गुप्त ऊष्मा क्या है तो भ्रम ना हो, इसलिए किसी को गुप्त ऊष्मा कहते हैं, उसी को प्रसूति गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो उसे प्रसूति गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब देखते हैं वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या है, क्वथनांक से कम तापमान पर, किस पर, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव क्या करता है, वाष्प के रूप में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। किसे, क्वथनांक से कम तापमान पर क्या होता है, वाष्पीकरण होने लगता है। अब नोट देखते हैं। तो हमने ये क्या देखा, सामान्य अवस्था में द्रव की कितनी 3 अवस्थाएं होती हैं, ये हम जानते हैं, हमने पढ़ ली, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन कुछ भिन्न परिस्थितियां हैं जिनमें द्रव की क्या 2 और भी अवस्थाएं पाई जाती हैं। क्या होती हैं, 2 और भी अवस्थाएं पाई जाती हैं। कौन की, प्लाज्मा और क्या, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट का क्या, कंडेंसेट। तो ये 2 अवस्थाएं और हैं। अब इन 2 अवस्थाओं को हम कल पढ़ रहे होंगे। इन 2 अवस्थाओं को, कौन किसको, प्लाज्मा को और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट को इनको हम कल देखेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।